डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं फीडबैक मैकेनिज़्म। फीडबैक मैकेनिज़्म है क्या चीज़, इसके टाइप्स कौन कौन से हैं और साथ ही ये हमारी बॉडी में किस तरह से अहम रोल प्ले करता है, ये भी साथ में आज हमारे टॉपिक का हिस्सा होगा। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने एक शॉर्ट डेफिनेशन लिखा है, द डिटेक्शन ऑफ चेंज बाय रिसेप्टर्स। बॉडी के अंदर अगर कोई चेंज आ जाए तो रिसेप्टर उसी चेंज को क्या कर लेता है, रिसीव कर लेता है। रिसीव करने के बाद एंड सेंडिंग मैसेज बाय ए कंट्रोल सिस्टम, और यही चेंज जो बॉडी में आ चुका है, यही इंफॉर्मेशन भेजा जाता है कंट्रोल सिस्टम को। कंट्रोल सिस्टम क्या कर लेता है, टू द इफेक्टर फॉर ए रिस्पॉन्स, और कंट्रोल सिस्टम हुक्म दे देता है, ऑर्डर देता है इफेक्टर्स को कि उसके मुताबिक आपने क्या करना है, रिस्पॉन्स करना है। तो ये हमारी बॉडी में एक डिटेक्शन मैकेनिज़्म है, जो बॉडी में चेंज आ जाए और उसी चेंज के मुताबिक हमने क्या करना है, रिस्पांस देना है। उसी रिस्पांस वाले प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फीडबैक मैकेनिज़्म कहा जाता है। फीडबैक मैकेनिज़्म के टू टाइप्स हैं, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। पहले पढ़ते हैं क्या चीज़, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म में शॉर्ट डेफिनेशन इस तरह से किया हुआ है, द इफेक्टर रिस्पॉन्स इज अपोजिट टू द चेंज इन एन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जब एक इफेक्टर का जो रिस्पॉन्स होगा वो एक्सटर्नल चेंजेस की मुखालिफ होंगे, मतलब ये अपोजिट होगा। किस तरीके से होगा, अब यहाँ पर मैंने लिया हुआ है क्या चीज़, ग्लूकोज। ग्लूकोज की नॉर्मल वैल्यू है हमारी बॉडी में, अगर यही ग्लूकोज नॉर्मल वैल्यू से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, या नॉर्मल लेवल से ये कम हो जाता है, तो हमारी बॉडी में क्या होगा, चेंज आएगा। किस तरह से आएगा, अब देखते हैं। हमने क्या कर लिया है, खाना खा लिया है, एंटेक ऑफ फूड। तो ये एंटेक ऑफ फूड हमारे लिए क्या चीज़ है, स्टिमुलस है। स्टिमुलस, अब हम स्टिमुलस ने क्या किया, चेंज लेकर आ गया और हमारे ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ गया है, और इसको क्या कहा जाता है, हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाता है। हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब ये है कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो गया है, नॉर्मल से ज़्यादा हो गया है। नॉर्मल से ज़्यादा तो हो गया है, तो ये तो किसने डिटेक्शन कर ली, रिसेप्टर्स ने। अब यही इंफॉर्मेशन किसको भेजा जाएगा, कंट्रोल सिस्टम को, और पेंक्रियाज हमारे पास क्या चीज़ है, यहाँ पर कंट्रोल सिस्टम का काम कर लेता है। और पेंक्रियाज यहाँ से कौन सा हार्मोन सीक्रेट करेगा, इंसुलिन हार्मोन की सीक्रेशन कर लेगा। वो अलग बात है कि ये कौन सा सेल्स कर लेते हैं, बीटा सेल्स से इंसुलिन की हार्मोन की सीक्रेशन होगी, और यही इंसुलिन क्या करेगा, ब्लड ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा ग्लाइकोजन में, और यही ग्लाइकोजन स्टोर होगा इन द लिवर। तो ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल था वो हाई हो गया था, अब ब्लड का ग्लूकोज लेवल क्या हो गया है, कम हो गया है, और ये तब तक इस इंसुलिन की सिक्रीशन रहेगी जब तक हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल नहीं हो जाता। तो वो इस तरीके से ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा को इस तरह से क्या कर लिया, कम। अगर देखा जाए तो हमने क्या किया था, फूड या ग्लूकोज की इंटेक ज़्यादा की थी ना, तो ग्लूकोज की इंटेक ज़्यादा हो गई, तो ये ज़्यादा है, और इंसुलिन यहाँ से इसकी सिक्रीशन हो गई, और फिर से ब्लड का ग्लूकोज लेवल जो है वो कम हो गया है। तो ये एक दूसरे की क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है कि नहीं। तो इसी वजह से नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में मैंने लिखा है, इफेक्ट रिस्पॉन्स इज अपोजिट टू द चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इसी तरीके से एक और भी है कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो गया है। अब एक कंडीशन मैंने लिया हुआ है फास्टिंग का, मतलब है एक बंदे का रोज़ा है या एक बंदे को भूख लगी है, तो उसके लिए स्टिमुलस क्या है, उसको भूख लगी है और उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो गया है, तो ऐसी कंडीशन को क्या कहा जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब ये है कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो गया है। ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होने के बाद यहाँ से ये रिसेप्टर इंफॉर्मेशन लेगा और कहाँ पर चला जाएगा, पेंक्रियाज तक लेकर जाएगा, और पेंक्रियाज हमारे लिए यहाँ पर अब क्या है, कंट्रोल सिस्टम है। क्या चीज़ है, कंट्रोल सिस्टम है। अब पेंक्रियाज क्या करेगा,
अल्फा सेल्स के ज़रिए से ये ग्लूकागॉन हार्मोन्स सिक्रीट करेगा और यही हाइपोग्लाइसीमिया जो है वो हाइपरग्लाइसीमिया में या नॉर्मल ग्लाइसीमिया में ये कन्वर्ट होगा। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो गया था, कम। ग्लूकागॉन हार्मोन की सिक्रीशन से ये ब्लड ग्लूकोज लेवल अब क्या हो गया है, ज़्यादा। मतलब ये एक कम कर लेता है, दूसरा क्या हो गया है, इसको ज़्यादा कर लेता है। तो ऐसी कंडीशन को क्या कहा जाता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहा जाता है। अब यहाँ पर ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का काम क्या है, ब्रिंग कंडीशन टू नॉर्मल। अगर एबनॉर्मेलिटी आ गया है या ज़्यादा हो गया है कम, तो इसको नॉर्मल लेवल पे लेकर आना ये किसका काम है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का काम है। डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस इज रिवर्स। अगर आपको भूख लगी है तो ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होगा, ज़्यादा कम होगा। अगर आपने ज़्यादा खाना खा लिया है तो ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो गया, ज़्यादा। अब यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस इज रिवर्स, और इसका जो मेन काम है ये फीडबैक मैकेनिज्म का, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म टू ब्रिंग हेमोस्टेसिस इन द बॉडी में सोल्यूट सॉल्वेंट इन चीज़ों की मकदार को नॉर्मल लेकर आना या नॉर्मल करने की कोशिश करना। ये हम कौन से मैकेनिज्म के ज़रिए से कर लेते हैं, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के ज़रिए से कर लेते हैं। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या कर लेता है, हेमोस्टेसिस को मेंटेन रखने में ये बहुत अहम रोल प्ले करता है। इसी तरीके से दूसरा जो फीडबैक मैकेनिज्म है वो है क्या, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या कर लेता है, इसका शॉर्ट डेफिनेशन ये है, द इफेक्टिव रिस्पॉन्स इज सिमिलर टुवर्ड द चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अगर इफेक्टर का जो रिस्पॉन्स होगा वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो चेंज आ गया है उसके सिमिलर होगा, मतलब ये कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। किस तरह से सेम होगा, फर्ज कर ले यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर इतना है और आपने क्या कर लिया है, इनटेक ऑफ फूड कर लिया है। टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्या होगी, एंजाइमेटिक एक्टिविटी हमारे पास ज़्यादा होगी। जब एंजाइमेटिक एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो मेटाबॉलिज्म क्या होगा, ज़्यादा होगा। टेम्परेचर के ज़्यादा होने की वजह से एंजाइमेटिक एक्टिविटी ज़्यादा होगी, एंजाइमेटिक एक्टिविटी से क्या ज़्यादा हो गया है, मेटाबॉलिज्म। क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है एंजाइम में कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंजाइमेटिक एक्टिविटी। ये चीज़ हमने एंजाइम के चैप्टर में पढ़ा हुआ है पहले से कि अगर आप टेम्परेचर ज़्यादा करोगे तो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब अगर यहाँ पर मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा तो मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होने की वजह से फिर से टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा। फिर से टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो यहाँ पर एंजाइमेटिक एक्टिविटी और ज़्यादा होगी। एंजाइमेटिक एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो डाइजेशन या डिस्ट्रक्शन या जो है वो ज़्यादा होगा। फिर से मेटाबॉलिज्म यहाँ पर ज़्यादा होगा तो मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होने की वजह से हीट ज़्यादा पैदा होगा। हीट ज़्यादा पैदा होने की वजह से और टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, और टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर क्या है, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ और ज़्यादा हो गई और फिर मेटाबॉलिज्म और ज़्यादा हो गया। कहने का मतलब ये है कि अगर आप टेम्परेचर को ज़्यादा करोगे तो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा होगी और मेटाबॉलिज्म भी ज़्यादा होगा। क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा है सिमिलर टुवर्ड द चेंज इन एन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है तो एंजाइमेटिक में चेंज आ रहा है, मेटाबॉलिज्म में चेंज आ रहा है। मतलब ये कि दोनों में चेंज आ रहा है लेकिन वो क्या है, सिमिलर डायरेक्शन में जा रहा है। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अगर ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म टू सम एक्सटेंट ये हमारे लिए यूज़फुल है लेकिन ये हार्मफुल है। अगर ये किसी तरीके से टेम्परेचर ज़्यादा होता गया तो इवन इस ज़्यादा हीट की वजह से उसका जो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ है या एंजाइम है वो डीनेचर होंगे और बंदे की डेथ जो है वो हो सकती है। तो ये हमारे लिए क्या है, पॉजिटिव फीडबैक। यहाँ पर हेमोस्टेसिस में ये हार्मफुल है। हेमोस्टेसिस के मैकेनिज्म में पॉजिटिव फीडबैक क्या है, हार्मफुल है। मैं यहाँ पर एक वर्ड लिख, हेमोस्टेसिस, पॉजिटिव फीडबैक एज
हार्मफुल, ये क्या होगा, हार्मफुल रहेगा। अच्छा, इसी तरीके से एक दूसरा एग्जांपल मैंने ले लिया है, वो कौन सा है, वो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन की। कौन से हार्मोन की, ऑक्सीटोसिन हार्मोन की एग्जांपल ले लिया है। अब यहाँ पर जो बेबी है वो क्या पैदा कर लेता है, प्रेशर अप्लाई कर लेता है ऑन सर्विक्स। सर्विक्स की एरिया पे 9 महीने वो गुजर चुके हैं, या 9वां महीना जो है वो जारी है, तो ये बच्चा जो है वो सर्विक्स पे क्या करेगा, प्रेशर अप्लाई करेगा। प्रेशर अप्लाई करने की वजह से यहाँ पर जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है फीमेल के बॉडी में वो ज़्यादा होगा। जब ऑक्सीटोसिन ज़्यादा होगा तो मसल कंट्रैक्शन क्या होगा, और ज़्यादा होगा, और एज ए रिजल्ट लेबर जो है वो स्टार्ट होना हो जाएगा, मतलब ये बच्चे की पैदाइश जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। फिर यहाँ पर मसल कंट्रैक्शन ज़्यादा हो गया तो यहाँ पर फिर से सर्विक्स पे क्या पड़ेगा, असर पड़ेगा, और असर प्रेशर पड़ेगा, और प्रेशर बढ़ने की वजह से फिर से क्या बढ़ेगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन बढ़ेगा। ऑक्सीटोसिन बढ़ेगा तो यहाँ फिर से क्या होगा, मसल कंट्रैक्शन होगी, या सर्विक्स का जो कंट्रैक्शन है वो हो जाएगा। मसल कंट्रैक्शन की वजह से फिर से यहाँ पर क्या बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा सर्विक्स पे, फिर ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या होगा, ज़्यादा होगा, और फिर से यहाँ पर मसल कंट्रैक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी। जितनी मसल कंट्रैक्शन, जहाँ जितनी सर्विक्स पे प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा उतना ऑक्सीटोसिन पे की अमाउंट ज़्यादा होगी। ऑक्सीटोसिन की अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, मसल कंट्रैक्शन होगी, और मसल कंट्रैक्शन की वजह से एक टाइम आएगा कि लेबर हो जाएगा, मतलब ये कि बेबी की डिलीवरी हो जाएगी। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव और फीडबैक मैकेनिज्म यहाँ पर भी हो रहा है। देखिए यहाँ पर प्रेशर बढ़ रहा है सर्विक्स पे, ऑक्सीटोसिन भी बढ़ रहा है, मसल कंट्रैक्शन भी हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने ये लिखा है सिमिलर टू द चेंज इन एन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और इनका जो डायरेक्शन होगा वो सेम ही होगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। तो ये हमने कर लिया आज नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अच्छा, ये नेगेटिव जितने भी हेमोस्टैटिक प्रोसेस है ना, उसके लिए नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो हार्मफुल है फॉर द हेमोस्टैटिक प्रोसेस।